हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जिस तरह से गर्मी अब धीरे 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 बढ़ती जा रही है और आप देखते हैं हमारे टेम्परेचर में अब धीरे धीरे चेंजेस आने लग रहे हैं, फिर भी कभी भी आप जब अपने घर से बाहर या घर के अंदर बैठ के अपने आसपास के एनवायरनमेंट में नजर घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि प्लांट्स हमेशा हर मौसम में हरे भरे मुस्कुराते हुए दिखते हैं। ऐसा क्यों? क्या होता है ऐसा खास जो इन प्लांट्स को इतना स्पेशल बनाता है कि अब गर्मियों के इतने तेज मौसम में भी वो अपने आप को हरा भरा खुशहाल और इतना सुंदर मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, और कैसे वो इतने अच्छे से रह सकते हैं ऐसे माहौल में भी दिन भर धूप में खड़े रहते हुए। तो कभी ना कभी आपके माइंड में सवाल जरूर आया होगा कि ये सारे के सारे प्लांट्स इस तरह से कैसे अपने को सर्वाइव करते हैं हर मौसम में और हर हालातों में अपने को ढाल लेते हैं। जी हाँ, तो इन तमाम सवालों के जवाबों को आज के इस टॉपिक में लेके आया हूं मैं। तो मेरे जितने भी 4th क्लास के बच्चे हैं जिनका टॉपिक है साइंस का प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी का दिल से द एनोनिमस सर जी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, एक अजनबी टीचर की प्यार भरी कक्षा। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी। तो जैसे आप बाहर जाते हैं और देखते हैं तो आपको अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। आपने रोज का प्लांट देखा होगा, आपने नीम का ट्री देखा होगा, या पीपल देखा होगा, या शीशम देखा होगा, यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी को देखा होगा। बहुत सारे सभी में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती है और सभी में कुछ ना कुछ आपको हल्का फुल्का डिफरेंस देखने को भी मिलता है। ओवरऑल इन सभी का मैकेनिज्म एक ही होता है, सभी का वर्क एक जैसा ही काम होता है, सभी के सभी अपना खाना एक ही तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक प्लांट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए प्लांट्स के पार्ट्स यहां से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने अपनी छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से शुरू होता है वो है प्लांट का रूट। रूट जो हमारी सॉइल में ग्रो करते हैं और जमीन के अंदर नीचे की तरफ ज्यादातर डेवलप होते हैं, राइट। तो रूट का बेसिक वर्क होता है प्लांट के अंदर उसको सपोर्ट करना और मिनरल्स को सॉइल से ऑब्जर्व करना। सॉइल से सारे मिनरल्स को सोख लेती है और फिर आगे की तरफ से फॉरवर्ड करती है। अब रूट के साथ में अटैच होता है हमारा प्लांट का सेकंड पार्ट जिसे कहते हैं हम स्टेम। स्टेम एक तना होता है जिसे हिंदी में हम तना भी कहते हैं। उसका साइज बहुत ही हैवी, ब्रॉड और मजबूत होता है जैसे जैसे ट्रीज बड़े होते हैं, और सॉफ्ट होता है जब एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। तो धीरे 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 स्टेम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हर एक कंडीशन को प्लांट के पूरे वेट को अपने ऊपर बैलेंस कर सके। स्टेम के अंदर कई सारे टिश्यूज होते हैं और दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसे जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं, जो आप हायर क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। एक हल्का सा नॉलेज दे देता हूँ। इनमें से जाइलम आपके न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है एंड फ्लोएम वाटर सप्लाई करता है। तो इन दोनों का वर्क फूड एंड वाटर की सप्लाई को करना होता है। जाइलम एंड फ्लोएम आपके स्टेम के साथ अटैच होते हैं। ओके, अब स्टेम के बाद हम जब आगे चलते हैं थोड़े से हायर पार्ट, तो वहां पर आप देखेंगे बड़ी बड़ी सी ट्री के अंदर ब्रांचेज होती है, उसकी शाखाएं होती हैं, मजबूत डालियां होती हैं। तो उन मजबूत डालियों के ऊपर छोटी छोटी सी और कहा जाए तो डालियां होती हैं, उनसे फिर छोटे छोटे से अलग अलग लीव्स निकलते हैं। उन लीव्स के किनारों किनारों पर आप देखेंगे तो फ्लावर्स होते हैं। वही फ्लावर्स फिर बाद में फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं और फ्रूट से फिर सीड बनता है। वो सीड मिट्टी में गिरता है और एक नया बेबी प्लांट डेवलप होता है। तो कुछ इसी तरह से हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर होता है।
मेजर वो है रूट, अनदर वन स्टेम, और तीसरा हमारा ब्रांच, चौथा होगा हमारा लीफ। फिर सब पार्ट्स की बात की जाए तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये बेसिकली पार्ट्स के साथ हमारा एक ट्री बनता है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो हर एक पार्ट को बहुत डिटेल में समझेंगे, और कोशिश करता हूँ कि मेरी अगली क्लासेस जो भी होगी उनके अंदर भी इन चीज़ों को मैं कवर करूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने बेसिक पार्ट्स को समझ लिया, अब हम बात करते हैं प्लांट के एक नए टॉपिक के बारे में, वो है कि रूट किस तरह से मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स को फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर कहा गया है। प्रोड्यूसर क्यों कहा गया है? क्योंकि प्लांट ही दुनिया में एकमात्र ऐसा लिविंग क्रिएचर है जो अपना खाना खुद बनाता है। अब आप में से कईयों के माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है? मेरी मम्मी भी किचन में खाना बनाती है, कोई कहता है कि मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ, कोई कहता है कि मेरे भैया या मेरी दीदी या मेरे बड़े घर में वो भी तो खाना बनाते हैं। अब प्लांट के तो हाथ भी नहीं होते हैं, प्लांट के पैर भी नहीं होते हैं, तो फिर ये खाना कैसे बना देते हैं? और कैसे प्लांट जो होगा वो, आप इमेजिन करोगे कि चक्की पे जा रहा होगा आटा पिसवाने के लिए, और उसका एक पार्ट डालने कहते हैं चलो चलो मैं आटा गूंथ लेती हूँ, रोटियां बना लेती हूँ। सोचने में थोड़ा सा फनी सा हो सकता है आपके लिए, लेकिन नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स डायरेक्टली लैंड से मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है और बाद में उसको यूटिलाइज करता है अपने फूड की फॉर्म में, और हम लोग प्लांट्स के पार्ट को कंज्यूम करते हैं, यानी हम प्लांट्स को ही खाते हैं अपनी डाइट और फूड के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से सबसे पहला पॉइंट, प्लांट्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्लांट प्रोड्यूसर्स है बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो प्लांट्स प्रोड्यूसर है। ओके, हम यानी बाकी के सारे लिविंग क्रिएचर्स, हम सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं, बिकॉज वी कंज्यूम प्लांट्स एज अवर फूड। हम फूड की फॉर्म में हमारे प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, और हमारे जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली फूड को ऑब्जर्व करके कुक करते हैं, मीन्स उसको पकाते हैं और उसका यूज करते हैं। अब ये सारा काम रूट से शुरू होता है। जैसे आप पानी पिलाते हैं पौधों को, या फिर जब प्लांट बड़ा हो जाता है, ट्री बन जाता है, तो वो खुद ही गहराई से पानी को, मिनरल को ऑब्जर्व करता रहता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसे यूज करता रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही प्लांट्स रूट से इन मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है, स्टेम्स में जाता है, स्टेम से वो आगे की तरफ जाता है, ब्रांचेस से डिवाइड होकर वो जाता है सीधा लीफ में। लीफ प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? जरा सा सोचिए, लीफ प्लांट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों? यस, लीफ प्लांट का इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज लीफ प्लांट के लिए फूड जनरेट करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, वो खाना बनाने का काम करता है। दैट इज वाई लीफ को हम प्लांट का किचन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। ओके, तो देखिए, हमारी लीफ जो होती है वो एक स्पेशल टाइप से बनी होती है। प्लांट के अंदर और ट्रीज के अंदर लीव्स स्पेशल टाइप से डेवलप होती है, खासकर इसी वजह से और इसीलिए कि वो प्लांट को फूड प्रोड्यूस करके दे सके। अब रूट ने अपना वर्क किया, स्टेम ने अपना वर्क किया, खाना बनने की बारी तो लीफ के अंदर चला गया। अब लीफ क्या करते हैं, क्या करते सोचिए, खाना बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट में। अब लीफ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करती हैं जिनमें प्लांट को सांस लेने में यानी ब्रीदिंग में भी मदद करती है, कुकिंग में भी मदद करती है, प्लांट के टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करती है। तो सबसे पहले फूड की बात करें तो देखिए, फूड बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप लीफ को देखेंगे, उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि लीफ के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आप देख सकते हैं लीफ के अंदर कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि शुरुआत की जाए तो सबसे पहला पार्ट आता है लीफ ब्लेड और लैमिना।
लीफ ब्लेड या लैमिना की अगर बात की जाए तो ये पूरा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट एरिया होता है जो प्लांट की लीफ को सपोर्ट करता है, मतलब प्रॉपर सभी चीजों को अरेंज करने में। नेक्स्ट होता है एपेक्स। एपेक्स लीफ का टिप होता है, आगे वाला पॉइंट होता है जो थोड़ा सा शार्प होता है। वहां से प्लांट की लीफ का पूरा स्ट्रक्चर बनता है और ये स्ट्रक्चर जो होता है हर एक पोर्स को उसके बारीक बारीक से होल्स को अरेंज करता है, उसमें मदद करता है और कई सारे प्रोसेस को सपोर्ट करता है। इसके बाद हमारे पास आता है पेटियोल। अब पेटियोल जो होता है ये प्लांट की लीफ को सपोर्ट करता है, उससे स्टेबल करने में मदद करता है, उसकी हेल्प से प्लांट का जो लीफ होता है वो स्ट्रेट रह पाता है, हिलता नहीं। इसके बाद हमारा आता है मिडरिब और मेन। आप देखेंगे लीफ के बीच में आपको एक मतलब पाइप जैसा छोटा सा हेयर जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज नोन एज मिडरिब और मेन। यही वो पार्ट है जहां से सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आते हैं और ट्रांसपोर्ट होता है। इन्हीं के साथ साथ में अटैच्ड होता है साइडवेज। अब ये तो आपने सारी चीजें समझ ली कि प्लांट के लीफ में क्या क्या चीजें होती है। अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो प्लीज सॉरी, आप कमेंट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो उसको शॉर्ट करने के लिए मैं कई बार बोलते बोलते कुछ पॉइंट अगर मिस कर देता हूं तो प्लीज कमेंट के थ्रू मुझसे कंफर्म जरूर कर लिया कीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो लीफ के अंदर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारे के सारे पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी लीफ को प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए। ओके, हाँ जैसा कि मैंने कहा था गर्मियां बहुत बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है। खैर अब लीफ की अगर हम बात करते हैं तो एक और साइड एक्टर के फॉर्म में लीफ में वर्क करता है। वो होता है कि जब भी आपने किसी लीफ को देखा होगा, स्पेशली 90% तक सारे प्लांट की लीफ ग्रीन कलर की दिखाई देती है, सबका रंग हरा होता है। क्यों? प्लांट की लीफ का पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? सारी की सारी हरी होती है, कुछ प्लांट्स में अलग अलग कलर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली सारे प्लांट्स की लीफ ग्रीन कलर की होती है। सोचिए ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन होता है बिकॉज इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नेम होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल एक टाइप का पिगमेंट है जिसका कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल सबसे मेन वर्क करता है प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में, लीफ को सपोर्ट करता है फूड को प्रिपेयर करने में। अब हमने लीफ के पार्ट को पढ़ लिया, लीफ के स्ट्रक्चर को समझ लिया, क्लोरोफिल नाम के सब्सटेंस को समझ लिया। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि ये लीफ किस तरह से प्लांट के लिए खाना रेडी करती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। फोटो का मतलब कैप्चर करना, लैटिन वर्ड है कैप्चर करना, तो फोटो मीन्स कैप्चर करना, एंड सिंथेसिस मतलब उसको सिंथेसाइज करना, उसको रेडी करना, उसको डेवलप करना। तो कैप्चर करके डेवलप करना यानी इकट्ठा करके बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये दो वर्ड से मिलकर बना, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की बात की जाए तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट के प्रेजेंस में कलेक्ट किए गए मिनरल को यूटिलाइज करके बनाकर रेडी किए गए खाने की प्रोसेस को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैं साइड टू साइड सारी चीजें मेंशन भी करता हूं, तो अपनी डायरी या नोटबुक के अंदर इसे नोट भी कीजिएगा ताकि आपको बाद में अपने नोट्स बनाने में और पढ़ने में मदद मिले। मैं इन वीडियोस के बाद में वीकली एक डे ऐसा रखूंगा जिस टाइम मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या क्या लर्न किया इस वीक की हमारी क्लास में।
क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो लीफ के फंक्शंस के ऊपर एक बार हम नजर डाल देते हैं। जिस तरह से हमने उसके पार्ट्स और सारी चीजों को समझ लिया और लीफ के फंक्शन के ऊपर नजर डालते हैं, तो अब तक हमने समझा है कि लीफ फोटोसिंथेसिस करती हैं, लीफ के कुछ पार्ट्स होते हैं, खाना बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट पॉइंट, लीफ प्लांट के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को भी सपोर्ट करती हैं, इनटेक और आउटटेक करने में। और हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में ये पॉइंट मिस हो गया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत बड़ा रोल होता है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करवाने के लिए। अब एक चीज है यहां, जो लीफ प्लांट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और एक्सचेंज करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। बेसिकली देखिए, ट्रांसपीरेशन के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स यानी वाटर वेपर, जिसे हम वाष्प कहते हैं, जल वाष्प, वो पत्तियों से बाहर आती है। इसलिए अक्सर आप जंगलों से अगर घूमते तो आपको ठंडी ठंडी हवा का एहसास होता है, क्योंकि प्लांट्स कंटिन्यू अपने बॉडी से एक्सेस जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स होते हैं उनको रिलीज करते जाते हैं। अब ये प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन का। इसी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में ही इंक्लूड है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना। अब आपने देखा होगा कि हम ह्यूमंस और सभी एनिमल्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। यानी हमारे रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है, यूजफुल प्रोडक्ट होता है। तो प्लांट की अगर बात की जाए तो ये वाइस वर्सा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, वहीं प्लांट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत यूजफुल है। हमारी बॉडी की बात की जाए तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है। तो हमारा वेस्ट प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और प्लांट्स का वेस्ट यानी कि ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोसेस हम दोनों के बीच में एक लिंक का वर्क करता है, एक कड़ी को जोड़ने का काम करता है, जिस वजह से हम सभी एनिमल्स की वजह से आज प्लांट्स सर्वाइव करते हैं और प्लांट्स की वजह से पूरी अर्थ पर सारे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीफ का काम सिर्फ खाना बनाना ही नहीं होता है, लीफ का काम इसी के साथ साथ में ट्रांसपीरेशन नाम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने में होता है। तो अब तक आपने समझा कि लीफ की क्या वर्क्स होते हैं, इसके जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं इनका क्या वर्क्स होता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्लांट्स अपने फूड को यूज कैसे करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि प्लांट्स अपने फूड को कैसे यूज करते हैं। हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड, प्लांट्स अपने फूड को कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आप ह्यूमंस का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग जितनी भूख लगती है उतना खाना खा लेते हैं और हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसमें से उतना खाना वो रख लेती है, सेव कर लेती है, बचा लेती है। बाकी का जो फूड जो होता है, बाकी का जो खाना होता है वो हमारी बॉडी में एज अ फैट एक इमरजेंसी स्टोरेज की फॉर्म में स्टोर होकर रह जाता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एक्सेस फूड जो होता है वो स्टोर होकर रह जाता है। वहीं अगर प्लांट्स की बात की जाए तो यस, प्लांट्स में भी ये चीज होती है। प्लांट्स में भी क्या होता है कि जो फूड प्लांट्स में अवेलेबल होता है वो सिंपल शुगर्स की फॉर्म में डेवलप होता है। यानी आप सिंपल शुगर्स का फॉर्मूला होता है, शुगर को ग्लूकोज भी कहा जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जहां पर C कार्बन को, ऑक्सीजन को O और हाइड्रोजन को H से इंडिकेट किया गया। तो ये हो जाता है C6H12O6। यानी इस फॉर्मूला को आप देखते हैं तो ये बनता है आपका ग्लूकोज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग थिंग्स में। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने एनर्जी और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ग्लूकोज को यूज करते हैं, यानी जो भी अपना सिंथेसाइज्ड फूड होता है यूटिलाइज करते हैं उसको अपने डेवलपमेंट में। अब जो एक्सेस फूड होता है उसे वो स्टार्च की फॉर्म में सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी में फैट्स बनने लग जाती है यानी हम फैट की फॉर्म में सेव करते हैं, वही प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में भी सेव करते हैं। तो अब यहां पर आप समझ चुके हैं कि प्लांट्स किस तरह से अपने फूड को यूज करते हैं।
क्लियर। अब बात करते हैं हम कि हम प्लांट के किन किन पार्ट्स को खाते हैं। देखिए ये बहुत ही इजी और कॉमन है, इतना आप भी जानते होंगे कि हम कुछ प्लांट्स के लीव्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे स्पेनिश हो गया, राइट, पालक, मेथी, बहुत सारी चीजें, इनकी पत्तियों से हम खाना बनाते हैं। आप कई प्लांट्स की रूट्स को, स्टेम्स को, इनको भी यूज करते हैं, जैसे शुगर केन को आप यूज करते हैं, गन्ने को खाते हैं, ओके, स्टेम से यूज करते हैं। आप रूट्स में कैरेट्स वगैरह को लेते हैं, ओके, कैरेट्स हो गया, रेडिश। तो हमने प्लांट्स के सारे पार्ट्स के बारे में समझा है, हमने प्लांट्स के बारे में समझा, उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उनके फंक्शंस। अब बात करते हैं हम एडेप्टेशन की, कि प्लांट अपने को एडेप्ट कैसे करते हैं वेदर के अकॉर्डिंग। देखिए बेसिकली हमारे यहाँ पर 5 सीजन्स होती हैं, समर, विंटर एंड रेन, ये 3 तो है ये। इनके अलावा एक ऑटम एंड स्प्रिंग, 5 सीजन होती है। अब ऑटम के टाइम में, यानी जब आपकी गर्मियां बीत जाती हैं, रेन बीत जाती है, तो प्लांट्स जो तो हरे भरे हो जाते हैं, रेनी सीजन में प्लांट्स हरे भरे हो जाते हैं। फिर बात करते हैं जब सर्दी आने वाली होती है, मीन्स लगभग अक्टूबर का, अब सितंबर के लास्ट से लेकर अक्टूबर और नवंबर के शुरुआती वीक तक के जो डेज होते हैं, ये लगभग ऑटम सीजन होती है, जिसे हिंदी में आप पतझड़ का मौसम भी कहते हैं। इस टाइम आप देखते हैं तो जो प्लांट्स जब अपने लीव्स को शेड करते हैं, शेडिंग इस प्रोसेस को कहते हैं, जब प्लांट्स अपनी पत्तियों को उतारते हैं, रिलीज करते हैं, उन्हें छोड़ते हैं। क्यों? तो शेडिंग एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी लीव्स को रिमूव करते हैं, अपनी लीव्स को हटाते हैं, कम करते हैं। क्यों? ताकि विंटर्स के अंदर उस हार्श क्लाइमेट के, उस एक्सट्रीमली ठंडी हवा वाले क्लाइमेट के अंदर वो अपने आप को थोड़ा सेव कर सके, उनकी एनर्जी कम यूज हो और उनकी बॉडी के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट हो वो फोटोसिंथेसिस कम से कम रिक्वायरमेंट में कर सके, ज्यादा उन्हें मिनरल को कंज्यूम करने की जरूरत ना पड़े। तो इस वजह से वो सबसे पहले शेडिंग नाम का प्रोसेस क्लियर करते हैं। अब शेडिंग के बाद में जब वापस अब सर्दियां बीत जाती है, गर्मियों की सीजन आने वाली होती है, तो उनसे पहले एक और सीजन आता है जो शायद मेरी और आपकी भी फेवरेट होगी, मेरी तो है, शायद आपकी भी होगी, जिस सीजन का नाम है स्प्रिंग सीजन, बसंत की ऋतु। इस मौसम में आप देखेंगे जो फरवरी के एंड और मार्च अप्रैल के शुरुआती डेज होते हैं, मार्च पूरा मंथ और अप्रैल के शुरुआती कुछ डेज आप इसमें दे सकते हैं, ये आपका स्प्रिंग का टाइम चलता है। इस सीजन में आप देखेंगे बहुत अलग अलग प्लांट्स, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर फूलों के साथ में हमारे आसपास के प्लांट्स सजे धजे हुए होते हैं। तो इस टाइम प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को रेडी करते हैं आने वाले एक्सट्रीम क्लाइमेट के अंदर खुद को कैसे सर्वाइव करें और किस तरह से अपने को कवर करें, ताकि उनकी जो प्लांट्स की जो पूरी ग्रोथ होती है वो डिस्टर्ब ना हो और प्रॉपर बैलेंस करें। तो प्लांट अपने आप को इसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं। तो उस टाइम वो फ्लावर्स उगाते हैं, सुंदर सुंदर फूल उगाते हैं, आप देखते हैं, फिर कई सारे फ्रूट्स भी आते हैं। तो स्प्रिंग सीजन में फ्रूट्स बहुत सारे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के आते हैं, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, मैंगोज हो गया, जो शायद मोस्टली आप सभी के और मेरे फेवरेट्स हैं। तो अब सभी के फेवरेट फ्रूट्स मोस्टली गर्मियों के सीजन में ही आते हैं। तो यहाँ पर आप समझेंगे तो प्लांट्स अपने अलग अलग टेम्परेचर और सीजन के अकॉर्डिंग अपना को अडॉप्ट भी करते हैं। तो हमने समझा कि देखिए इस पूरी वीडियो में प्लांट कैसे अपना को सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे अपना फूड को यूज करते हैं और अपने आप को किस तरह से वो हर पावर में डाल लेते हैं, किस तरह से अपने फूड को यूटिलाइज करते हैं, क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स क्या क्या वर्क करते हैं। हमने इन तमाम सवालों का जवाब इन वीडियो के माध्यम से जाना और समझा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्लांट्स के एडप्टेशन की बात करते हैं तो कुछ प्लांट्स अलग अलग कंडीशंस में ग्रो होते हैं। आप कभी डिजर्ट की तरफ गए होंगे, डिजर्ट के एरिया में यानी रेगिस्तानी इलाकों में कभी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां के प्लांट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं देखने में एज यूजुअल आपके एरिया के प्लांट्स। आप देखेंगे तो डिजर्टेड एरिया के अंदर आपको कैक्टस जैसा प्लांट देखने को मिलेगा, रिंगी पियर जैसे प्लांट देखने को मिलेंगे जो अजीबोगरीब शेप के होते हैं और जिनमें फ्लावर्स तो और लीव्स तो नामो निशान या सिर्फ कांटे 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 होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए पहले तो इन प्लांट्स को हम कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स जो कि रेगिस्तानों में उगने वाले पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। अब इनका मेन वर्क क्या होता है?
ये ज़ेरोफाइट्स होते हैं आपके, इनका एडेप्टेशन उनके एटमॉस्फेयर और उनके एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, जिसके अंदर उनकी बॉडी के ऊपर आपको ज़्यादातर मोस्टली कांटे दिखते हैं, उनके पास स्पाइंस ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्योंकि लीव्स ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिससे वाटर का लॉस भी प्लांट को ज़्यादा होता है। और वहीं पर आप जब इन प्लांट्स को देखेंगे तो लीव्स इन पे होती नहीं, तो वाटर का जो कहते हैं वाटर बहुत कम क्वांटिटी में पौधे से बाहर जाता है, तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी प्लांट की लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ साथ में लीव्स कैक्टस में होती नहीं है, और हर 4 से 5 साल में एक बार कैक्टस फ्लावर्स को ग्रो करता है, यानी फूल उगाता है, और उस टाइम में पूरा डेजर्ट आपको सुंदर सुंदर फूलों से भरे हुए दिखेगा जो कैक्टस के ऊपर होते हैं। तो प्लांट्स में कैक्टस मतलब ब्लूमिंग प्रोसेस में अपने 4 to 5 ईयर्स में जाता है। तो इस शेप की वजह से प्लांट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और डेजर्ट के हार्श क्लाइमेट के अंदर अपने को सर्वाइव करने में। इनका स्टेम की बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ग्रीनिश होता है। इनका स्टेम आपको ग्रीन दिखेगा क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का जो प्रेजेंस होता है वो स्टेम में होता है, और ये थोड़ा सा गद्दीदार होता है, चिपचिपा, जैसे आपने एलोवेरा को भी देखा होगा, मेडिसिन में यूज हो जाने वाला बहुत पॉपुलर पौधा है, जो कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आप देखेंगे तो एलोवेरा जैसे जो प्लांट्स होते हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए। आप अगर उनको देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर उनका जो स्टेम होता है वो बाहर से हल्का सा हार्ड लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, गुदगुदा सा होता है। बस वहाँ पर उनका सारा फूड स्टोर होता है, वहीं से वो यूटिलाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं उसको, तो ये सारे प्रोसेस वो वहीं से करते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में। अब ज़ेरोफाइट्स के बारे में हम देखते हैं कि ज़्यादातर तो प्लांट हमने बात की वो हरे होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट आपने देखे होंगे जो बिल्कुल ही वाइट होते हैं, या फिर आप देखेंगे तो वो थोड़े से अजीब भी दिखते हैं। आप अंदाजा लगाइए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मशरूम्स के बारे में। देखिए, मशरूम हो गया, फंगी हो गया, ये कुछ ऐसी स्पीशीज के प्लांट हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं। इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और ये थोड़े से टाइम के लिए ही ग्रो करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें इन प्लांट्स की, तो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो डेड और डीके प्लांट एनिमल, जहाँ पे गंदी संदी जगह होती है, सड़ी गली चीज़ें पड़ी रहती है। अक्सर बारिश के सीजन में आप वहाँ पर ऐसे प्लांट्स को देखेंगे, यानी मशरूम्स को आप बारिश की यानी रेनी सीजन के अंदर उगते हुए देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, ये प्लांट्स उस एरिया में उगते हैं जब तक वहाँ पर उनको वो हैबिटेट उस हैबिटेट में उगते हैं, जब तक उनको वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जब तक वहाँ पर उनको कंटिन्यूसली पानी मिलता है, तब तक उगे हुए रहते हैं, तो बाद में वही समय को सूख के डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो सड़े गले चीज़ों के ऊपर उगते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करते हैं और फिर चल बसते हैं अपना टाइम। तो इनके अंदर एक और वैरायटी आती है प्लांट्स की, जो है सेक्टोविरस प्लांट, यानी आप इनको पैरासाइट प्लांट्स भी कह सकते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। मोस्टली हमने प्लांट की बात की थी शुरुआती वीडियो के अंदर, तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, लेकिन ये प्लांट्स स्पेशल कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ये किसी और पर डिपेंड होते हैं। बेसिकली ये कुछ ऐसे एरियाज में पाया जाता है जहाँ पर इनको प्रॉपर और अच्छी कंडीशन का फूड और एडेप्टेशन नहीं मिलता है, हैबिटेट नहीं मिलता है, तो उस जगहों पर ये प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट्स में जैसे पिक्चर प्लांट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स के। ये इनके शेप कुछ इस तरह से बने होते हैं कि कोई भी इंसेक्ट जब इनके पास है, कोई भी कीड़ा जब इनके पास से उड़ता हुआ जा रहा होता है तो उसकी खुशबू की तरफ से अट्रैक्ट होकर, या फिर उसके पास में जाने पर उनको उनके शेप को जिस तरह से, जैसे पिक्चर प्लांट जो एक आप कहते हो चाय और केतली जो होता है, केतली या मग जग के जैसा ऐसा शेप होता है, तो जैसे कोई कीड़ा पिक्चर प्लांट के आसपास जाता है वहां से वो अंदर की तरफ उतरने लगता है क्योंकि उसे थोड़ा मीठा सा उसका जैसा टेस्ट उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और वो कीड़ा अंदर गिर जाता है। फिर पिक्चर प्लांट के ऊपर का जो ट्रैप होता है वो बंद हो जाता है और वो कीड़ा अंदर ही अंदर वो प्लांट अपने डाइजेस्टिव जूसेस से उसको पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेता है, सड़ा गला के उसका न्यूट्रिशन कंज्यूम कर लेता है। फिर बात करें वीनस फ्लाईट्रैप, तो वीनस फ्लाईट्रैप भी कुछ इस तरह से होता है जहाँ पर
इंसेक्ट वगैरह जो होता है वो आता है, बैठता है, और वो जब आकर वहां से न्यूट्रिएंट्स को सॉरी उसका जो रस पीने लगता है तो वीनस फ्लाइटर उसको कैप्चर कर लेता है, और ऐसे कैप्चर करने के बाद फिर वहां पर लॉक हो जाता है और उसको अपने डाइजेस्टिव जूसेस से वापस उड़ा के अपना न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। तो इस तरह से हमारा प्लांट्स जो होते हैं ये कंटिन्यूसली मतलब अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है एनिमल्स और प्लांट जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स को देखिए प्राइमरी सोर्स की फॉर्म में प्लांट्स मिलते हैं, हम सभी प्लांट्स पर प्राइमरी सोर्स पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं क्योंकि हमसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है। हमारा जो वेस्ट होता है वो प्लांट के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है। हमारे बॉडी वेस्ट प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स का वर्क करता है जिससे वो अच्छे से ग्रोथ कर पाता है, और प्लांट के वेस्ट और प्लांट के पार्ट हमारे काम आता है। तो देखिए कई एनिमल्स को प्लांट अपना घर देते हैं, यानी पेड़ कई एनिमलों के घर होते हैं। आप देखते हैं कई सारे आर्बोरियल एनिमल्स जो पेड़ों पर रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे मंकीज हो गया, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। आप थोड़ा देखेंगे तो आप जब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप पाएंगे कोयला वगैरह हो गया, ये सब पेड़ों पर ज़्यादातर रहते हैं, स्क्वायरल्स वगैरह, और खासकर तो सारे बर्ड्स, ये सभी मोस्टली प्लांट ट्रीज के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। तो इन सभी एनिमल्स को अपना घर देते हैं। तो प्लांट्स देखिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, होम प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को और बर्ड्स को। वहीं पे बर्ड्स और एनिमल्स के वेस्ट से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनके बॉडी वेस्ट से उनको, यानी उनके बॉडी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जैसी जो चीजें होती है उनसे उनको सपोर्ट मिलता है अपनी फोटोसिंथेसिस यानी अपना खाना बनाने वाले प्रोसेस के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैलेंस नेचर। देखिए हमारे नेचर में हम बैलेंस का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम आपको और लेना चाहूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं मिस नहीं करना चाहता। कुछ और चीज मिस होगी तो मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर वापस डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये चीज मैं मिस नहीं करना चाहता। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज के टाइम में हम ह्यूमंस हमारे यूज के लिए कई सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपने कई सारी मूवीज और कई सारी जगहों पर ऐसा देखा होगा, या अपने घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि यार मेरे जमाने में तो यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, बहुत बड़ा जंगल था, लोगों को दिन में भी आने में डर लगता था, और आज देखो इतनी गाड़ियां हो गई, इतने घर हो गए कि पता ही नहीं चलता है कब इतने किलोमीटर की दूरी कम हो गई। कभी ना कभी आपने ऐसा स्टेटमेंट जरूर सुना होगा। तो ह्यूमन से हम इंसान अपने ही बेनिफिट के लिए लगातार जंगलों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, विच इज वेरी बैड, बहुत बुरा है। हम उगाते तो कम है और मिटाते ज्यादा। हर जगह पर देखेंगे, हम कई जगह पे एडवर्टीजमेंट में भी देखते हैं, कुछ महान लोग आते हैं जो एक ही जगह पर पौधा उगा देते हैं और फिर फोटो छापते हैं अखबार में या फिर अपनी अलग अलग मैगजीन वगैरह के और स्टेटस पे रखते हैं कि भाई मैंने पेड़ उगाया। कभी ध्यान देंगे तो पाएंगे उन्होंने पेड़ नहीं उगाया, उन्होंने कोई पौधा नहीं उगाया, उन्होंने ऑलरेडी उगाए पौधे को एक प्लेस से उखाड़ कर दूसरे प्लेस पे शिफ्ट किया है, और हम सब ये सोचते हैं कि उन्होंने पौधा उगाया। खैर चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी टेक केयर करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कोई भी नहीं करता। वो प्लांट हमने उगाया थोड़ा टाइम के लिए पब्लिसिटी के लिए, वो जल के खाक हो गया। अगर आप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं इस कंट्री के, तो जितना नुकसान आप नेचर को करते हैं उतना ही आपको देना भी चाहिए। डोंट फॉरगेट, मदर नेचर बहुत ही स्मार्टली वे में पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है और सभी में बैलेंस रखती है, लेकिन हम इतने बदमाश बच्चे हैं इस नेचर के जो इसको बार बार परेशान करते हैं, इसको बार बार डिस्टर्ब करते हैं। इसके कई सारे क्रिएचर है मदर नेचर के, उनमें से हमसे तो शरारती है जिसको कंटिन्यूसली परेशान करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें ही नुकसान है, हमारी आने वाली जनरेशन को नुकसान है। आप देखिए आज की अपनी साइंस की बुक में और एसएसटी की बुक में जब भी आप देखेंगे तो आपको एयर कंपोजिशन मिलता है, और उस एयर कंपोजिशन में ऑक्सीजन जस्ट 21% शो होती है। यानी आज आपके
पास सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। जस्ट अंदाजा लगाइए, ज्यादा नहीं, आप पुरानी बुक्स को कंगाल लीजिए, अपने से 10-12 साल पुरानी बुक्स को देख लीजिए, 2004, 5, 6 की बुक्स देखिएगा, उसमें आपको ऑक्सीजन 24% प्रिंटेड मिलेगी। उससे पहले की बुक्स में देखिएगा लगभग 50 साल पुरानी अगर आपको मिल जाए, या गूगल पे देख सकते हैं आप, तो आपको कम से कम 25 to 26% ऑक्सीजन का आपको प्रेजेंस मिलेगा। तो देखिए कितनी स्पीड से इन सालों में ऑक्सीजन को खत्म कर लिया है। अब जस्ट आज से कुछ साल देख लीजिए, आपकी बुक में 20% के आसपास ऑक्सीजन प्रिंट होती है, यानी हमारे पास हर साल कुछ परसेंट ऑक्सीजन कम होती जा रही है, क्योंकि जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। सोचिए वो दिन कैसा होगा जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, शायद हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो ये चीज बहुत 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 ज्यादा पेनफुल है हमारे लिए, प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए आने वाले टाइम में। तो प्लीज, जैसा कि मैंने बताया कि पेड़ को यहाँ से उखाड़ कर वहां नहीं काटा जाता है, आप एक प्रॉपर जो सीड होता है उस सीड को लीजिए, उसको मिट्टी में बोइए, और जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है उस तरह से उस पौधे की केयर कीजिए। बिलीव मी, वो पौधा बड़ा होकर आपको सुंदर सी छाया देगा और बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रूट्स देगा, बदले में वो आपको बहुत सारी चीजें देगा। तो आप उस प्लांट को जरूर उगाएं और उसकी प्रॉपर टेक केयर करें। ऐसा करने से आप मदर नेचर को सपोर्ट करेंगे, और ऐसा करेंगे तो मदर नेचर आपको बहुत प्यार देगी। अब बात करते हैं आगे। तो प्लांट्स को काटना और प्लांट्स को उगाना, इन दो चीजों का मैंने अभी जिक्र किया है। तो प्लांट को काटने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दो प्रोसेस आती है, एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन की अगर बात की जाए तो एफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन होती है प्लांटिंग मोर ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, यानी बड़े पैमाने में, बड़े इलाके में बहुत बड़ी ज्यादा मात्रा में पेड़ों को उगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है। और बड़ी संख्या में प्लांट्स को कट करना अपने बेनिफिट के लिए, अपनी नीड के लिए, वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो कटिंग डाउन लार्ज अमाउंट ऑफ ट्री और कटिंग डाउन ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज ओवर लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, एफॉरेस्टेशन तो बहुत कम लोग ही करते हैं जो पौधे उगाते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन में आप हम सब ज्यादातर जिम्मेदार हैं। चलिए खैर हम आगे चलते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के कुछ रीजन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो हम खुद को ही लेते हैं। हमारे घर बनाने के लिए, बड़े मकान बिल्डिंग बनाने के लिए, सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाने के लिए प्लांट्स को कंटिन्यूसली काटते हैं। उनके पार्ट को हम लोग अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करते हैं, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग उनको बनाते हैं, डेवलप करते हैं, और फिर उनका हम यूज़ करते हैं। सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, और कई सारे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं जिनको हम आगे चल के यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो डिफॉरेस्टेशन का पहला कारण तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखें, यानी हम ही सबसे बड़ा कारण है। सेकेंड कारण इसका ओवरग्रेजिंग है। ओवरग्रेजिंग यानी जानवर एक साथ किसी एरिया में टूट पड़ते हैं घास खाने के लिए। माना कि कोई भेड़ का झुंड था जो एक जगह पर डेली आके और लगातार दमादम घास खाई जा रही है, या कुछ गाय भैंसों का झुंड था जो लगातार एक एरिया पर आ रहे हैं, वो कंटिन्यूसली वहां की घास खाई जा रही है। जब ये चीजें लगातार चलती है तो वहां पर प्लांट्स की क्वांटिटी कम होने लगती है, पेड़ पौधे धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और वो जगह बिल्कुल बंजर हो जाती है। तो पहला ह्यूमन एक्टिविटी है, दूसरा ओवरग्रेजिंग को देखें हम, और तीसरा जो होता है वो है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉज में क्या हो सकता है? फॉरेस्ट फायर हो गया, वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, यानी वॉल्केनो फट गया कहीं पे, तो बहुत लार्ज एरिया जो था वो पॉल्यूट हो गया, जल के खाक हो गया, जंगल मिट गए, तो ये नेचुरल कारण है। और पहाड़ों में अचानक गर्मी की वजह से आग लग जाना दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। यानी सिर्फ दो कारण नेचर के पास है, बाकी सारे कारण हमारे पास हैं। तो हमें नेचर में बैलेंस को बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लांट और एनिमल अगर होंगे तो हमारा आने वाला कल भी होगा। अगर हमने इस चेन से दोनों में से किसी एक को भी डिस्टर्ब कर लिया तो सबसे पहले हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको ओवरऑल बैलेंस करने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपके साथ शेयर करना वो मैंने किया। तो मैं कोशिश पूरी करूंगा आगे भी कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सटीक और सही ढंग से दूं, लेकिन फिर भी अगर कहीं मिस करता हूं तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझसे आप जैसे कि मैंने कहा मेरे सोशल मीडिया वगैरह पर डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। ओके,
अब बात करते हैं अगली। तो अगर आपको कुछ भी चीज इसमें इंफॉर्मेटिव लगी, आपने कुछ नया सीखा, तो उसके लिए आप इतना सा काम करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो अपडेट्स टाइम टू टाइम और रेगुलर मिलते रहे। और अपने नीडी फ्रेंड्स जिनको सीखने की इच्छा है, जो ट्यूशन वगैरह के लिए अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन तक भी वीडियो शेयर करके उनको भी आप थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे इतना सही एक हेल्प चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट के थ्रू मुझसे कनेक्ट होना। आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछेंगे अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को उनके आंसर सही ढंग से देने की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप सभी से विदा देता हूं और अगली वीडियो में नई नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।